दिव्य पवन महल की शिष्याओं ने तुरंत विराट से दूरी बना ली। उनकी नजरों में विराट के लिए केवल घृणा और तिरस्कार था। ऐसा लग रहा था मानो वे अपनी नजरों से ही विराट पर तरह तरह के कलंक लगा देना चाहती थीं, थरकी, लंपट और न जाने क्या क्या। उनकी नजरों में यह लड़का बुराइयों का पुतला था और पूरी तरह से बेकार था। विराट को इन नजरों से गहरी चोट तो लगी, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, हम ये खुद को समझती क्या हैं? ये औरतें तो पूरी तरह से पागल हो चुकी हैं। उसे लगा कि इन औरतों का दिमाग फिर गया है, जैसे अचानक उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो। विराट ने इन मानसिक रूप से अस्थिर दिव्य पवन महल की शिष्याओं पर और अधिक ध्यान देना उचित नहीं समझा। इसके बाद विराट और शार्दुल की तूफानी शक्ति के सामने दिव्य पवन महल की शिष्याओं को एक भी चीज हासिल नहीं हुई। सारे खजाने विराट और शार्दुल ने अपनी झोली में भर लिए। पिछले 2 महीनों में जब वे चंपा और नलिनी के पीछे पीछे चल रही थीं, तब अगर केवल शार्दुल ही लूट मचा रहा होता तो शायद कुछ खजाने उसकी नजरों से बच जाते और उन्हें कुछ मिल भी जाता। लेकिन अब विराट अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग कर रहा था। उसकी यह नजर एक ऐसी स्कैनिंग मशीन थी जिससे कुछ भी नहीं छिप सकता था। यहां तक कि नन्ही चिड़िया की खजाना ढूंढने की क्षमता भी विराट की दिव्य दृष्टि के सामने फीकी पड़ गई थी। इन तीनों ने मिलकर सचमुच जमीन को खंगाल डाला। पीछे केवल सन्नाटा और वीरानी छोड़ दी। सैकड़ों दिव्य पवन महल की शिष्याएं विराट, शार्दूल और नन्ही चिड़िया की इस लूट को बस देखते ही रह गईं। उन्हें न तो सूप की एक बूंद मिली और न ही खजाने का एक भी तिनका। यह नजारा देखकर दिव्य पवन महल की शिष्याएं पूरी तरह से हक्की बक्की रह गईं। लानत है, तुम लोगों ने तो हद ही कर दी। शिष्याओं के चेहरे उतर गए और साथ ही उन्हें गहरा पछतावा भी होने लगा। अगर उन्हें पता होता कि ऐसा होगा तो वे उस थरकी विराट के इरादों को इतनी जल्दी उजागर न करतीं। उसकी लंपटता का फायदा उठाकर शायद वे और अधिक लाभ कमा सकती थीं, लेकिन अब उन्होंने उस थरकी को नाराज कर दिया था और बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या उनकी यह पूरी यात्रा बेकार नहीं चली जाएगी? हालांकि दिव्य पवन महल की ये सभी शिष्याएं गुस्से से भरी थीं, लेकिन किसी में भी विराट का खुलकर सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वे जानती थीं कि उसके पास एक बेहद खूंखार जानवर शार्दूल है, और अगर उन्होंने उसे और उकसाया तो न जाने वह क्या कर बैठेगा। शिष्या गायत्री, तुम जाकर उस विराट से बात क्यों नहीं करती? उसे कहो कि हमारे लिए भी कुछ छोड़ दे। दिव्य पवन महल की शिष्याओं में से एक गोल चेहरे वाली लड़की ने गायत्री को उंगली से कुरेदते हुए फुसफुसाकर कहा, लेकिन वह मेरी बात शायद न सुने। तुम्हें छोटी महल मालकिन चंपा से कहना चाहिए कि वे कुंवर विराट से बात करें। गायत्री नाम की लड़की ने डरते हुए कहा। हालांकि गायत्री बेहद खूबसूरत थी, लेकिन वह स्वभाव से काफी डरपोक थी। खजाने बीनना तो ठीक था, लेकिन विराट से इस बारे में बात करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। कोशिश किए बिना तुम्हें कैसे पता कि काम नहीं बनेगा? पिछले हालात देखकर तो यही लगता है कि वह विराट तुम में दिलचस्पी रखता है। तुम उसे रिझाने की कोशिश क्यों नहीं करती? शायद वह मान जाए। गोल चेहरे वाली लड़की ने उसे उकसाना जारी रखा। रिझाने शब्द सुनते ही गायत्री का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वह तो छोटी महल मालकिन का पसंदीदा व्यक्ति है। तुम्हें उनके पास ही जाना चाहिए। शिष्या गायत्री, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? तुम्हें सचमुच उसे रिझाना थोड़े ही है, बस नाटक करना है और उसे बेवकूफ बनाना है। छोटी महल मालकिन तो उस लंपट बदमाश के प्यार में पूरी तरह पागल हैं। वे तो उसकी हर बात मानेंगी। वे भला उससे इस बारे में क्यों बात करेंगी? उनके पास जाना तो समय की बर्बादी है। गोल चेहरे वाली लड़की ने झुंझलाते हुए कहा। यह 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 ठीक नहीं होगा। गायत्री ने गोल चेहरे वाली लड़की की बात सुनकर काफी देर तक संकोच किया, लेकिन अंततः मना कर दिया। शिष्या गायत्री, तुम किस बात का संकोच कर रही हो? क्या तुम्हें डर है कि वह ठरकी तुम्हें खा जाएगा? जब गायत्री नहीं मानी तो गोल चेहरे वाली लड़की हंसा बेचैन हो गई। चिंता मत करो, हम सब बहनें तुम्हारे पीछे खड़ी हैं। वह ठरकी तुम्हारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। और फिर
क्या छोटी महल मालकिन यहां नहीं है? शिष्या हंसा। तुम शिष्या गायत्री के साथ क्या खुसुर पुसुर कर रही हो? दीक्षा ने उनकी कानाफूसी बहुत पहले ही देख ली थी। वह उनके पास चलकर आई, हंसा को घूरते हुए देखा और माथे पर शिकन लाते हुए बोली। इस गोल चेहरे वाली लड़की का नाम हंसा था। वह बहुत चंचल और शरारती थी और काफी बेबाक, यहां तक कि अपने कामों में थोड़ी लापरवाह भी थी। नहीं, कुछ नहीं। दीक्षा को पास आते देख हंसा ने जल्दी से बात छिपाने की कोशिश की। वह दीक्षा से थोड़ा डरती थी। दीक्षा एक दुर्लभ मार्शल आर्ट प्रतिभा थी, जो अर्ध आरोहण लोक की साधना के साथ दिव्य पवन महल की आंतरिक शिष्या बनी थी और बाहरी शिष्याओं के बीच उसका काफी सम्मान था। इसके अलावा दीक्षा अपने सख्त और गंभीर स्वभाव के लिए जानी जाती थी और दिव्य पवन महल की कई शिष्याएं उससे काफी खौफ खाती थीं। शिष्या हंसा, खबरदार, अगर तुमने शिष्या गायत्री को कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने के लिए उकसाया। दीक्षा ने हंसा को चेतावनी दी। वह अच्छी तरह जानती थी कि हंसा किस तरह की लड़की है। यह लड़की दिव्य पवन महल में अक्सर मुसीबतें खड़ी करती थी, यहां तक कि कई बार अपनी गुरु से सजा भी पा चुकी थी, लेकिन फिर भी वह नहीं सुधरी और अपनी मनमानी करती रही। वरिष्ठ शिष्या दीक्षा, मैं तो बस दिव्य पवन महल की अपनी बहनों के भले के लिए सोच रही थी, ताकि उन्हें कुछ और मिल सके। यह देखकर कि दीक्षा ने उसके इरादे भांप लिए हैं, हंसा ने छिपाना छोड़ दिया और साफ साफ स्वीकार कर लिया। बकवास! भले ही तुम और खजाने चाहती हो, लेकिन तुम अपनी साथी शिष्याओं से ऐसा काम नहीं करवा सकती, दीक्षा ने सख्ती से कहा। वैसे भी हमने पहले ही काफी कमा लिया है। अब तक जो कुछ हमें मिला है उससे हम में से हर एक, यहां तक कि जिसे सबसे कम मिला है, वह भी किसी अर्ध आरोहण लोक विशेषज्ञ से कम नहीं है। अगर हमें बाकी यात्रा में कोई और लाभ न भी मिले, तब भी यह गुप्त क्षेत्र प्रशिक्षण हमारे लिए बेहद सफल रहा है। शिष्या हंसा, हमें पता होना चाहिए कि कब रुकना है और लालची नहीं बनना चाहिए। कब रुकना है? वरिष्ठ शिष्या दीक्षा, क्या आप गंभीर हैं? हंसा शुरू में दीक्षा की पहली बात से सहमत थी, क्योंकि उन्हें इस प्रशिक्षण से वास्तव में बहुत कुछ मिला था। इसके अलावा विराट और चंपा के पीछे चलते हुए उन्हें रास्ते में किसी बड़े खतरे का सामना नहीं करना पड़ा था। अगर कोई मुसीबत आई भी, तो विराट और चंपा ने आगे बढ़कर उसे उनके लिए सुलझा दिया। बिना किसी नुकसान के इतना कुछ पाकर उन्हें वास्तव में संतुष्ट होना चाहिए था। लेकिन जब उसने दीक्षा की आखिरी बात सुनी, तो हंसा की आंखों में फिर से चमक आ गई। हंसा के शब्द सुनते ही दीक्षा का चेहरा सख्त हो गया। मेरे कहने का मतलब समय रहते रुकना था, न कि वह जो उस बेवकूफ बाघ का मतलब था, दीक्षा ने काले चेहरे के साथ कहा। उस बेवकूफ बाघ के चक्कर में मत पड़ो और उसकी बकवास बातों का पालन मत करो। ओह, तो वरिष्ठ शिष्या दीक्षा का मतलब वह नहीं था? हंसा ने थोड़ी निराशा के साथ कहा। उसे लगा था कि दीक्षा उन्हें विराट के साथ लड़ाई करने के लिए नेतृत्व करने वाली है, लेकिन पता चला कि दीक्षा के रुकने का मतलब सचमुच रुकना था, न कि वह जो उस बेवकूफ बाघ ने कहा था। ए, तुम लोग क्या कर रही हो? टाइगर लॉर्ड के पीठ पीछे उसकी बुराई कर रही हो। जैसे ही वे बात कर रहे थे, एक बड़ा सुस्त सा सिर उनके ऊपर आया, उन्हें घूरते हुए दबी हुई आवाज में बोला। यह शार्दुल था। बेवकूफ बाघ, कौन तुम्हारी बुराई कर रहा है? खुद को इतना महत्व मत दो। तुम्हें लगता है तुम हमारी बातों के लायक हो? हंसा ने शार्दुल को देखा और उपेक्षा से कहा। टाइगर लॉर्ड ने साफ सुना कि तुमने अभी उसका नाम लिया। शार्दुल ने उसे संदेह से देखा। तुम्हारा नाम क्या है? हंसा ने पूछा। टाइगर लॉर्ड का नाम तो टाइगर लॉर्ड ही है। इतने दिन हो गए और तुम्हें अभी तक टाइगर लॉर्ड का नाम नहीं पता? छोटी बच्ची, क्या तुम टाइगर लॉर्ड के साथ अनजान बनने का नाटक कर रही हो? शार्दुल ने उसे देखा और कहा। तो क्या तुमने अभी हमें टाइगर लॉर्ड शब्द का इस्तेमाल करते सुना? हंसा ने तंज कसा। नहीं, शार्दुल ने कहा। तो फिर ठीक है, हमने टाइगर लॉर्ड शब्द का जिक्र ही नहीं किया, तो यह तुम्हारी पीठ पीछे बुराई कैसे हुई? हंसा मुस्कुराई। शार्दुल यह सुनकर अवाक रह गया। लानत है, यह लड़की टाइगर लॉर्ड के साथ शब्दों का खेल खेल रही है और टाइगर लॉर्ड उसके जाल में फंस गया।
लेकिन शार्दुल यह स्वीकार नहीं कर सकता था कि जिस बेवकूफ बाघ का उन्होंने अभी जिक्र किया था वह उसी का अपमान था। अगर वह ऐसा करता तो क्या वह यह स्वीकार नहीं कर रहा होता कि वह वास्तव में एक बेवकूफ बाघ है? शार्दुल ऐसा करने को तैयार नहीं था। इसलिए हालांकि वह जानता था कि वह हंसा की चाल में फंस गया है, वह केवल अपना गुस्सा पीकर रह गया। शार्दुल को दुम दबाकर भागते देख हंसा को बेहद सुकून मिला। आखिरकार उसने अपना गुस्सा निकाल लिया और इस बेवकूफ बाघ से अपना बदला ले लिया। गुप्त शस्त्र भवन में उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उस समय इस बेवकूफ बाघ ने वह युद्ध हथियार निगल लिया था जिस पर उसने अपना नाम लिखा था, और फिर चुपके से उस पर से उसका नाम मिटाने के तरीके इस्तेमाल किए थे। जब उसने उसका सामना किया और उसने हथियार उगला तो उस पर से नाम पूरी तरह गायब था। इस बार उसने बस उसी दवा का स्वाद इस बाघ को चखाया था, उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके जो इस मूर्ख बाघ ने कभी उसे सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल किए थे, ताकि उसे अपनी ही दवाई का कड़वा घूंट पीने का अनुभव हो। विराट ने समूह का नेतृत्व किया और पहाड़ी रास्ते से ऊपर की ओर बढ़ता गया। हालांकि उसने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के 24वें तारे की ताबीज व्यूह विरासत को पहले ही समझ लिया था और एक व्यूह भेदक ताबीज बना लिया था। फिर भी उसे मुख्य शिखर तक पहुंचने में पूरा 1 महीना लग गया। मुख्य शिखर पर लगभग 1000 मील की परिधि में फैला एक विशाल प्लाजा था। यह विशाल प्रांगण सफेद जेड ईंटों से बना था, जो इसे एक अतुलनीय भव्यता प्रदान कर रहा था। सफेद जेड प्लाजा के केंद्र में एक अत्यंत शानदार महल खड़ा था। पूरा महल एक शक्तिशाली और भयानक आभा बिखेर रहा था। भले ही समूह अभी शिखर पर पहुंचा ही था और महल से काफी दूर था, फिर भी वे इस शक्तिशाली आभा के प्रभाव में एक भारी दम घोंटने वाला दबाव महसूस कर रहे थे। विराट ने अपनी दिव्य दृष्टि के चौथे स्तर को सक्रिय किया और अपना ध्यान मुख्य महल पर केंद्रित किया। दिव्य दृष्टि के चौथे स्तर के निरीक्षण के तहत विराट ने देखा कि पूरा मुख्य महल रहस्यमय व्यूह तरंगों से घिरा हुआ था। ये व्यूह एक दूसरे पर परत दर परत चढ़े हुए थे, हर एक अत्यंत गहरा और सूक्ष्म। कई व्यूह एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे, जो अंततः एक भयानक रूप से जटिल और गहरा व्यूह बना रहे थे। थोड़ी देर निरीक्षण करने के बाद विराट गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सका। वह जान गया कि शिखर पर मुख्य महल को घेरने वाला गहरा और शक्तिशाली व्यूह उसकी मौजूदा साधना और व्यूह ज्ञान से परे है। दरअसल सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह व्यूह मुख्य शिखर के अन्य व्यूहों की तरह नहीं था, जो थोड़े बहुत क्षतिग्रस्त हो चुके थे। महल को घेरने वाला व्यूह पूरी तरह से सुरक्षित था, बिना किसी क्षति के। हालांकि भले ही यह व्यूह सुरक्षित था, लेकिन यह खामियों से मुक्त नहीं था। विराट अपनी अंतर्दृष्टि से अब भी देख सकता था कि इस व्यूह में खामियां कहां थीं। भले ही वह महल के व्यूह में खामियां देख सकता था, लेकिन वह अपनी मौजूदा क्षमताओं के साथ इसे तोड़ नहीं सकता था। अपनी वर्तमान साधना के स्तर के साथ वह जो व्यूह भेदक ताबीज बना सकता था, वे इस स्तर के व्यूह के खिलाफ पूरी तरह से बेकार थे। यह देखकर विराट ने तुरंत जबरदस्ती व्यूह तोड़ने और महल में प्रवेश करने की अपनी योजना को छोड़ दिया। हालांकि विराट तुरंत नहीं गया, इसके बजाय वह सभी को महल की ओर ले गया। ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती व्यूह तोड़ने के अलावा इस महल में प्रवेश करने के अन्य तरीके भी थे। महल को घेरने वाले व्यूह ने इसे पूरी तरह से ढक रखा था, सिवाय प्रवेश द्वार के एक रास्ते के। इस शानदार महल के प्रवेश द्वार पर विशाल गोलाकार पत्थर के खंभों की 2 कतारें खड़ी थीं। इन खंभों के बिल्कुल सामने एक विशाल पत्थर का टैबलेट शिलालेख खड़ा था। यह टैबलेट सैकड़ों फीट ऊंचा था, जिस पर प्राचीन सील अक्षर खुदे हुए थे। विराट सभी को इस 100 फीट ऊंचे पत्थर के टैबलेट के पास ले गया। टैबलेट सीधे महल के प्रवेश द्वार के सामने था। पत्थर के टैबलेट के पार हर कोई मुख्य महल के ऊपर पट्टिका पर खुदे 3 बड़े प्राचीन सील अक्षर देख सकता था। विरासत महल। इन 3 अक्षरों को देखते ही हर किसी का दिल जोर से धड़कने लगा। विरासत महल यकीनन किसी भी संप्रदाय में सबसे महत्वपूर्ण जगह होती थी। संप्रदाय की सबसे शक्तिशाली विरासतें अक्सर यहीं रखी जाती थीं, शास्त्र भंडार में नहीं।
सूर्य संप्रदाय की ताकत को देखते हुए इस विरासत महल में आरोहण लोक की शक्तिशाली विरासतें होनी चाहिए। यहां तक कि दीक्षा, लीना और दिव्य पवन महल की अन्य शिष्याओं के दिल भी विरासत महल के 3 अक्षरों को देखकर धड़क उठे। भले ही वे दिव्य पवन महल की शिष्याएं थीं, लेकिन आरोहण लोक की विरासत ऐसी चीज नहीं है जो आसानी से मिल जाए। दिव्य पवन महल में जो लोग आरोहण लोक की विरासत प्राप्त कर सकते हैं, वे या तो बुजुर्गों और आरोहण लोक के शक्तिशाली आंकड़ों के चहेते होते हैं और उनके व्यक्तिगत शिष्यों के रूप में लिए जाते हैं, या उन्होंने महान योगदान दिया है और दिव्य पवन महल के विरासत मैदानों में प्रवेश करने में सक्षम है। इन सैकड़ों विशिष्ट बाहरी शिष्याओं में से शायद 10 से अधिक को अंततः दिव्य पवन महल के भीतर आरोहण लोक की विरासत प्राप्त नहीं होगी। वे चंपा की तरह नहीं थीं, जो दिव्य पवन महल की युवा मालकिन थी, जिसे महल स्वामी से व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिला और जिसने शुरू से ही दिव्य पवन महल की सर्वोच्च तकनीकों का अभ्यास किया। इस समय लगभग हर कोई उत्साह से लाल हो रहा था। जब हर कोई पत्थर के टैबलेट का निरीक्षण कर रहा था, अचानक उस पर प्रकाश की एक किरण चमकी और उसके ऊपर एक आकृति दिखाई दी। यह आकृति सफेद बालों वाले एक बूढ़े व्यक्ति की थी। विराट और अन्य लोगों को युद्ध शक्ति भवन में प्रासंगिक अनुभव था, इसलिए वे पत्थर के टैबलेट से निकलने वाले सफेद बालों वाले बुजुर्ग को देखकर बहुत हैरान नहीं थे। यहां तक कि युद्ध शक्ति भवन के रैंकिंग टैबलेट में भी एक आत्मा थी। तो सूर्य संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण स्थान के रूप में विरासत महल में इसकी रक्षा करने वाली आत्मा कैसे नहीं हो सकती थी? पत्थर के टैबलेट से निकलने के बाद सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने भीड़ पर नजर डाली, फिर सूर्य संप्रदाय के तबाह हो चुके खंडहरों की ओर देखा। उसकी आंखों में एक जटिल भाव कौंध गया। बीते वर्षों की लड़ाई में सूर्य संप्रदाय खंडहर में तब्दील हो गया था। पूरा संप्रदाय आरोहण लोक के विशेषज्ञों से लेकर साधारण शिष्यों तक मिटा दिया गया था। उसने सोचा था कि सूर्य संप्रदाय गुमनामी में खो जाएगा, अंततः समय की नदी में गायब हो जाएगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज लोग सूर्य संप्रदाय में वापस आएंगे। यदि सूर्य संप्रदाय का कोई वंश अभी भी होता, तो वह इन लोगों को कभी भी मुख्य शिखर पर पैर नहीं रखने देता। विरासत महल में प्रवेश करने की तो बात ही छोड़ो। लेकिन अफसोस, सूर्य संप्रदाय अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। केवल टैबलेट की ये आत्माएं ही बची थीं। संप्रदाय की निरंतरता समाप्त हो गई थी। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने मन ही मन आह भरी, ऐसा ही हो। चूंकि ये योद्धा सूर्य संप्रदाय में आए हैं, तो यह नियति है। सूर्य संप्रदाय को गुमनामी में खो जाने देने के बजाय इन किस्मत वाले व्यक्तियों को अपनी विरासत सौंपना बेहतर है। ये योद्धा आखिरकार इंसान ही हैं। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने भीड़ पर नजर डाली और शांति से कहा, विरासत महल के सामने इन चौकियों पर परीक्षाओं को पास करके आप विरासत महल में प्रवेश कर सकते हैं और सूर्य संप्रदाय की सर्वोच्च विरासत प्राप्त कर सकते हैं। वरिष्ठ, ये परीक्षाएं क्या हैं? यह सुनते ही विराट ने जल्दी से पूछा। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा, पत्थर के टैबलेट की ओर इशारा किया और शांति से कहा, पहली परीक्षा इस पत्थर के टैबलेट पर लिखी है। सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक के पहले स्तर में महारत हासिल करना और एक मानसिक बाण को संघनित करना पहली परीक्षा को पूरा करना माना जाता है। जहां तक बाद के स्तरों की बात है, हम पहली परीक्षा पास करने के बाद उन पर चर्चा करेंगे। यदि आप पहला स्तर भी पास नहीं कर सकते, तो आपको बताने से कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि उसने इन योद्धाओं को सूर्य संप्रदाय के विरासत महल की विरासत प्राप्त करने से नहीं रोका, लेकिन वह आसानी से इन सर्वोच्च विरासतों को नहीं देगा। उस समय यहां तक कि सूर्य संप्रदाय के मुख्य शिष्यों को भी भीतर की विरासत प्राप्त करने के लिए विरासत महल के सामने स्थापित परीक्षाओं को पास करना पड़ता था। अन्यथा सूर्य संप्रदाय के स्वामी का पुत्र भी सबसे प्रतिष्ठित विरासत प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं होता, यदि वह विरासत महल के मूल्यांकन को पास नहीं कर पाता। ज्ञान आसानी से नहीं दिया जाता। इन योद्धाओं को सूर्य संप्रदाय के शिष्यों जैसा ही व्यवहार देना पहले से ही सबसे बड़ी नरमी थी जो वह दे सकता था।
वह संभवतः उन्हें विशेष व्यवहार क्यों देगा? जहां तक बात है कि क्या ये योद्धा परीक्षाओं को पास कर सकते हैं और विरासत महल में विरासत प्राप्त कर सकते हैं, यह उनकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है। यदि वे इन परीक्षाओं को पास भी नहीं कर सकते, तो इसका केवल यह मतलब था कि वे सूर्य संप्रदाय की विरासत प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं हैं। यह कहने के बाद सफेद बालों वाला बुजुर्ग पलक झपकते ही गायब हो गया, जिससे विराट और अन्य लोगों को सवाल पूछने का कोई और अवसर नहीं मिला। वह उन बाहरी लोगों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देना चाहता था जिन्होंने पहली परीक्षा भी पास नहीं की थी। केवल वे लोग जो विरासत महल के मूल्यांकन को पास करेंगे, उनके पास उससे बात करने का अधिकार होगा। उसकी उपस्थिति केवल उन्हें एक छोटा सा संकेत देने के लिए थी। सफेद बालों वाले बुजुर्ग के गायब होने के बाद सभी ने जल्दी से पत्थर के टैबलेट की ओर देखा। टैबलेट पर एक गुप्त तकनीक दर्ज थी, सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक, जिसका उल्लेख सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने पहले किया था। थोड़ी देर निरीक्षण करने के बाद सभी के चेहरों पर झटका लगा। सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक दिव्य चेतना से हमला करने की एक गुप्त तकनीक थी। दिव्य चेतना हमले की तकनीकें शक्ति सिंधु महाद्वीप में अत्यंत कीमती थीं। यहां तक कि दिव्य पवन महल जैसे शक्तिशाली संप्रदाय के लिए भी उन्हें इसकी सबसे कीमती तकनीक माना जाता था। दिव्य आत्मा एक योद्धा के लिए सबसे रहस्यमय चीज थी, और दिव्य आत्मा को लक्षित करने वाली गुप्त तकनीकें सबसे खतरनाक थीं। हालांकि इस तरह की तकनीक साधना के लिए भी सबसे कठिन थी। पत्थर के टैबलेट पर सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक पढ़ने के बाद सभी इस पहली परीक्षा का उद्देश्य समझ गए। यह पहली परीक्षा एक योद्धा की समझ का आकलन करती थी। सभी गुप्त तकनीकों में से दिव्य आत्मा तकनीकों को साधना सबसे कठिन थी, जिसके लिए उच्चतम स्तर की समझ की आवश्यकता होती थी। पर्याप्त समझ के बिना इस तकनीक में महारत हासिल करना असंभव था। पत्थर के टैबलेट पर दर्ज गुप्त तकनीक को पढ़ने के बाद सभी ने इसके सामने साधना शुरू कर दी। पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए। विराट पत्थर के टैबलेट के सामने पालथी मारकर बैठा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। दिव्य विचार का एक उछाल आया और शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से उसके सामने संघनित हो गई। अंततः एक छोटे काले बाण का निर्माण किया। इस उछाल को महसूस करते हुए सभी ने अपनी आंखें खोलीं और विराट की ओर देखा। उसके सामने संघनित हुए छोटे काले बाण को देखकर हर कोई पूरी तरह से हैरान रह गया। विशेष रूप से दीक्षा, लीना और दिव्य पवन महल की अन्य शिष्याएं, जिनके चेहरों पर अत्यधिक आश्चर्य के भाव थे। यह कैसे हो सकता है? महज 10 छोटे दिनों में इस बदमाश ने वास्तव में सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक के पहले स्तर में महारत हासिल कर ली थी और एक मानसिक बाण संघनित कर लिया था। ऐसी समझ और प्रतिभा बस अकल्पनीय थी। 10 दिनों में उनमें से कई ने मुश्किल से इस गुप्त तकनीक के सार को समझा था। यहां तक कि दीक्षा और लीना जैसी मार्शल आर्ट की विलक्षण प्रतिभाओं ने भी केवल खेती की अनिवार्यताओं को समझा था, जो वास्तव में इसमें महारत हासिल करने से अभी भी बहुत दूर थीं। उनकी तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि चंपा, दिव्य पवन महल की सबसे प्रतिभाशाली सदस्य, अभी भी मानसिक बाण को संघनित करने से बहुत दूर थी। ऐसी भयानक समझ और प्रतिभा उनकी कल्पना से परे थी। यह बस अनसुनी थी। दीक्षा ने विराट को घूरा। उसकी आंखों में सदमे और जटिल भावनाओं का सैलाब था। उसे लगा कि वह पहले अंधी थी। वह उसकी पृष्ठभूमि के कारण ऐसी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली मार्शल आर्ट प्रतिभा को कम कैसे आंक सकती थी? ऐसी राक्षसी प्रतिभा, भले ही उसकी ताकत वर्तमान में कम हो, महानता के लिए किस्मत में थी। एक बार जब उसे कोई अवसर मिल जाता तो वह निश्चित रूप से तेजी से ऊपर उठता। दीक्षा पहले से ही देख सकती थी कि यदि विराट आसानी से बड़ा हो सका तो वह भविष्य में निश्चित रूप से शक्ति सिंधु महाद्वीप की सच्ची प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा। विराट जमीन से खड़ा हुआ और धीरे से सांस छोड़ी। हालांकि सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक साधना के लिए आसान नहीं थी, लेकिन पत्थर के टैबलेट पर जो दर्ज था वह केवल पहला स्तर था। इस गुप्त तकनीक का पहला स्तर उसके लिए मुश्किल नहीं था। ऐसे कई कारण थे जिनकी वजह से विराट केवल 10 दिनों में
सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक के पहले स्तर में महारत हासिल करने और मानसिक बाण को संघनित करने में सक्षम था। पहला, उसकी आत्मा को लगातार अनंत परम मीनार से निकलने वाली आभा द्वारा पोषित और शुद्ध किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप अद्वितीय समझ पैदा हुई थी। दूसरा, दाव, महान सत्य, कि उसकी समझ स्वर्ग और मनुष्य के साथ एक होने के दायरे तक पहुंच गई थी, जिससे उसे इन खेती तकनीकों पर एक कमांडिंग लाभ मिला, जिससे वह आसानी से और अच्छी तरह से उनके सार को समझ सका। तीसरा, विराट ने बैंगनी आत्मा कला, आत्मा को साधने की एक तकनीक और आत्मा कंपन तकनीक, एक आक्रामक दिव्य चेतना गुप्त तकनीक का अभ्यास किया था। इस तरह की दिव्य चेतना हमले की तकनीक के साथ पूर्व अनुभव होने के कारण विराट को अन्य दिव्य चेतना हमले की तकनीकों को साधना बहुत आसान लगा। जिस पल विराट ने अपना मानसिक बाण संघनित किया, उसके सामने की जगह में हलचल हुई और सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी अचानक दिखाई दिया। उसने उस मानसिक बाण पर नजर डाली जिसे विराट ने संघनित किया था। उसकी आंखों में आश्चर्य का संकेत था। इतने कम समय में सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक के पहले स्तर में महारत हासिल करना उसकी समझ और प्रतिभा वास्तव में राक्षसी थी। यहां तक कि उस समय के सूर्य संप्रदाय की नंबर 1 प्रतिभा सूर्य तलवार स्वामी को भी पीछे छोड़ दिया था। सूर्य तलवार स्वामी ने सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक के पहले स्तर में महारत हासिल करने में 1 महीना लगाया था। फिर भी 1 महीने में सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक के पहले स्तर में महारत हासिल करना उस समय अभूतपूर्व और अद्वितीय था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सैकड़ों हजारों साल बाद कोई दूसरा व्यक्ति सूर्य तलवार स्वामी का रिकॉर्ड तोड़ देगा। वरिष्ठ, मैंने सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक के पहले स्तर में महारत हासिल कर ली है और एक मानसिक बाण संघनित कर लिया है। अगली परीक्षा क्या है? विराट ने सफेद बालों वाले बुजुर्ग को नमन किया और थोड़ा मुस्कुराया। उन 2 पत्थर के खंभों के बीच के प्रतिबंध को तोड़ने के लिए मानसिक बाण का उपयोग करें, तब आप पहली परीक्षा पास कर लेंगे। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने विरासत महल के सामने पहली पंक्ति में 2 पत्थर के खंभों की ओर इशारा किया। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ। विराट ने बुजुर्ग को फिर से नमन किया और फिर विरासत महल की ओर बड़े डग भरे। जब वह 2 पत्थर के खंभों के पास पहुंचा तो उन्होंने अचानक एक हमम की आवाज निकाली, जिससे ऊर्जा की एक लहर पैदा हुई। पानी की लहरों जैसा एक प्रतिबंध दोनों खंभों के बीच दिखाई दिया, जिसने विराट का रास्ता रोक दिया। यह देखकर विराट का दिमाग सक्रिय हो गया और उसकी दिव्य आत्मा शक्ति तेजी से उसके सामने संघनित हो गई, जिससे एक छोटा काला बाण बना, जिसे उसने पानी जैसे प्रतिबंध पर फेंक दिया। एक थप्प की आवाज गूंजी। छोटा काला बाण उस बाधा को ऐसे भेद गया जैसे किसी झील में पत्थर फेंका गया हो, जिससे लहरें पैदा हुईं। जैसे जैसे लहरें फैलीं, विराट के सामने पानी जैसी बाधा में एक बड़ा मानव आकार का छेद खुल गया। यह देखकर विराट ने तुरंत उस छेद में कदम रखा। उसके गुजरने के बाद पानी जैसी बाधा फिर से बंद हो गई और प्रवेश द्वार सील हो गया। विराट ने इतनी आसानी से पहली परीक्षा पास कर ली थी। दीक्षा यह सब देखकर संदेह और निराशा के मिश्रण को महसूस कर रही थी। विराट केवल स्वर्ग पूज्य रैंक के शुरुआती चरण में था। उसने सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक के पहले स्तर को साधने में कैसे कामयाबी हासिल की? सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक के रिकॉर्ड के अनुसार एक मानसिक बाण को संघनित करने के लिए किसी के पास कम से कम एक महान क्षेत्र के कल्टीवेटर की दिव्य आत्मा शक्ति होनी चाहिए। अन्यथा बहुत कमजोर दिव्य आत्मा के साथ असाधारण प्रतिभा के बावजूद कोई सफलतापूर्वक मानसिक बाण को संघनित नहीं कर सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि यह लड़का केवल स्वर्ग पूज्य रैंक के शुरुआती चरण के साथ एक ऐसी दिव्य आत्मा शक्ति रखता है जो महान क्षेत्र के कल्टीवेटर से कमजोर नहीं है? यह वास्तव में अविश्वसनीय है। पत्थर के खंभों की पहली पंक्ति द्वारा बनाई गई बाधा से गुजरने के बाद विराट आगे बढ़ता रहा। हालांकि जैसे ही उसने एक कदम उठाया, उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। हर कदम के साथ
एक गहरी और शक्तिशाली ताकत उसके पैरों में घुस गई, जिससे विराट को अकल्पनीय दर्द हुआ। इसके अलावा यह दर्द तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गया, जिससे विराट को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे टुकड़ों में फाड़ा जा रहा हो, उसके भौतिक शरीर से लेकर उसकी आत्मा तक। वह जितना आगे जाता, दर्द उतना ही तीव्र होता जाता। विराट थोड़ा मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि यह दूसरी परीक्षा किसी की इच्छा शक्ति की परीक्षा थी। यदि किसी की इच्छा शक्ति पर्याप्त मजबूत नहीं थी, तो इतने तीव्र फाड़ने वाले दर्द के तहत आगे बढ़ना असंभव था। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी विराट को घूर रहा था। वह भी यह देखना चाहता था कि इस युवक को दूसरी परीक्षा पास करने में कितना समय लगेगा। मजबूत समझ का मतलब जरूरी नहीं कि मजबूत इच्छा शक्ति हो। इसके विपरीत, कुछ असाधारण रूप से प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्ट अपनी अत्यधिक सुगम साधना और तपन की कमी के कारण अक्सर साधारण मार्शल आर्टिस्टों की तुलना में कहीं अधिक नाजुक इच्छा शक्ति रखते हैं। ऐसे मार्शल आर्टिस्ट असाधारण समझ और प्रतिभा के बावजूद मार्शल आर्ट के रास्ते पर दूर तक जाना मुश्किल पाते हैं, जबकि मार्शल आर्ट साधना में प्रतिभा महत्वपूर्ण है, जो वास्तव में यह निर्धारित करता है कि एक मार्शल आर्टिस्ट कितनी दूर जा सकता है। वह उनकी इच्छा शक्ति की ताकत है। सफेद बालों वाला बुजुर्ग यह देखने के लिए उत्सुक था कि क्या यह युवक समझ में सूर्य तलवार स्वामी का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद इच्छा शक्ति की दूसरी परीक्षा में भी इसे तोड़ सकता है। बीते जमाने का सूर्य तलवार स्वामी पूरे नवधारा महाद्वीप में एक अद्वितीय प्रतिभा था, जो समझ और इच्छा शक्ति दोनों में अपने साथियों से बहुत आगे था। उसने केवल एक दिन में दूसरी परीक्षा पास कर ली थी। उसकी अटूट इच्छा शक्ति बेजोड़ थी। सफेद बालों वाला बुजुर्ग विराट को घूर रहा था, जिसने दूसरी परीक्षा में प्रवेश किया था, और अगले ही पल उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। यह कैसे हो सकता है? महज एक शुरुआती चरण का स्वर्ग पूज्य रैंक का मार्शल आर्टिस्ट इतनी भयानक इच्छा शक्ति कैसे रख सकता है? नीले वस्त्र पहने युवक ने दूसरी परीक्षा में कदम रखते ही चेहरे के भाव में मामूली बदलाव के अलावा उस क्षेत्र में ऐसे चला जैसे वह सामान्य जमीन हो। पत्थर के खंभों की पहली और दूसरी पंक्तियां 10 मील अलग थीं। यह क्षेत्र दूसरी परीक्षा का परीक्षण था। इस क्षेत्र के भीतर हर कदम आगे बढ़ाने के साथ दर्द नाटकीय रूप से बढ़ता गया। अंतिम पड़ाव में दर्द इतना तीव्र था कि यह महान क्षेत्र के विशेषज्ञ की इच्छा शक्ति को भी चकनाचूर कर सकता था। लेकिन विराट इस क्षेत्र से अंत तक चलते हुए शांत रहा। उसकी गति बढ़ते दर्द से कम नहीं हुई। विराट ने दूसरी परीक्षा को एक अगरबत्ती जलने में लगने वाले समय से भी कम समय में पास कर लिया। सफेद बालों वाला बुजुर्ग मैदान में स्वतंत्र रूप से घूम रहे हरे वस्त्र पहने युवक को घूर रहा था, पूरी तरह से हैरान था। यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है? सफेद बालों वाला बुजुर्ग बार बार बुदबुदाया। जब सूर्य तलवार स्वामी ने पहली बार यह दूसरी परीक्षा दी थी, तो उसने केवल एक दिन लिया था। फिर भी हर कोई पहले से ही विस्मय में था। सभी पहलुओं में सूर्य तलवार स्वामी के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने उसे सूर्य संप्रदाय के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई एक अद्वितीय प्रतिभा होने की प्रतिष्ठा दिलाई थी। और अंत में सूर्य तलवार स्वामी की उपलब्धियों ने निराश नहीं किया। वह सूर्य संप्रदाय में एक अभूतपूर्व शीर्ष विशेषज्ञ बन गया, अपनी सभी पूर्ववर्तियों की उपलब्धियों को पार करते हुए, और पूरे नवधारा महाद्वीप के शिखर पर खड़ा हुआ। लेकिन राक्षसी सूर्य तलवार स्वामी भी उसके सामने हरे वस्त्र पहने युवक की तुलना में फीका पड़ गया। 10 दिनों में उसने विचार का एक दिव्य बाण संघनित किया, जो अद्वितीय समझ और प्रतिभा प्रदर्शित करता है। एक अगरबत्ती जलने के समय में दूसरी परीक्षा पास करना, उसका अटूट संकल्प अकल्पनीय था। क्या वह इंसान भी था? इस पल सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने यह भी सोचा कि क्या विरासत महल की परीक्षाओं ने समय बीतने के कारण अपनी प्रभावशीलता खो दी है। यह सोचते हुए सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने अपना हाथ लहराया। भीड़ में से एक अर्ध महान क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट को दूसरी परीक्षा के क्षेत्र में फेंक दिया। गौतम, जो तमाशा देख रहा था, अचानक आकाश से उतरने वाली एक ताकत द्वारा खींचा गया
उसे दूसरी परीक्षा के क्षेत्र की ओर घसीटा गया। गौतम तुरंत हक्का बक्का रह गया। क्या हो रहा था? उसे इस क्षेत्र में क्यों फेंका जा रहा था? क्या यह उसकी असाधारण प्रतिभा के कारण था और इस वरिष्ठ ने उसे पसंद कर लिया था, जिससे उसे पहली परीक्षा छोड़ने और सीधे दूसरी में प्रवेश करने की अनुमति मिली? इससे उसकी काफी मेहनत बच जाएगी। यह सोचते हुए गौतम को गुप्त खुशी की लहर महसूस किए बिना नहीं रहा गया। ऐसा लग रहा था कि उसके पास वास्तव में एक चुने हुए व्यक्ति की किस्मत थी। यदि केवल अपनी प्राकृतिक प्रतिभा और समझ पर भरोसा किया जाए तो वह शायद पहली बाधा भी पार नहीं कर पाएगा। सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक में महारत हासिल करना बहुत कठिन है। 10 दिन बीत चुके हैं और उसने इस गुप्त तकनीक के अनिवार्य सिद्धांतों को भी नहीं समझा है। कोई प्रगति करना तो दूर की बात है। गांवहर राजवंश के संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिभा राजवंश के शक्तिशाली आंकड़ों के बीच काफी अच्छी मानी जाती थी, जो एक ऐसी तकनीक के साथ वर्तमान अर्धमहान क्षेत्र तक पहुंचने में कामयाब रही जो विशेष रूप से उन्नत नहीं थी। हालांकि उसकी प्रतिभा केवल गांवहर राजवंश के शक्तिशाली आंकड़ों की तुलना में अच्छी थी। दिव्य पवन महल और विराट के शिष्यों की तुलना में उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा नगण्य थी। उनमें उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा शायद जयंत से थोड़ी ही मजबूत थी। अपनी प्राकृतिक प्रतिभा और समझ पर भरोसा करते हुए 7 या 8 साल बिताने के बाद भी वह सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक के पहले स्तर को पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं हो सकता था। जहां तक इसमें महारत हासिल करने और विचार के दिव्य बाण को संघनित करने की बात है, 100 या 1000 साल बिताने के बाद भी वह इसे हासिल करने में सक्षम नहीं हो सकता था। गौतम ने शुरू में सोचा था कि उसकी प्रतिभा और समझ के साथ उसके लिए परीक्षण के पहले स्तर को पास करना और विरासत महल में प्रवेश करना लगभग असंभव था। आखिरकार विराट और अन्य लोग संभवतः 100 या 1000 साल तक यहां नहीं रह सकते थे। लेकिन अब किसी अज्ञात कारण से सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने उसे पहले स्तर को छोड़ने और दूसरे चरण में प्रवेश करने की अनुमति दी थी, जिससे गौतम को आशा की किरण मिली। हालांकि जब गौतम ने दूसरे चरण के क्षेत्र में प्रवेश किया तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, जमीन से एक गहरी और शक्तिशाली ताकत निकली जो उसके तलवों से गुजरी और उसके पूरे शरीर में फैल गई। उस पल गौतम ने अपने भौतिक शरीर से अपनी आत्मा तक एक फाड़ने वाली सनसनी महसूस की। उस पल गौतम को लगा जैसे उसके शरीर और आत्मा को अनगिनत टुकड़ों में फाड़ दिया गया है। अत्यधिक दर्द के कारण गौतम दर्द से चीख पड़ा। उसके माथे से पसीने की बड़ी बूंदें बारिश की तरह गिर रही थीं। इतने तीव्र दर्द ने गौतम को ऐसा महसूस कराया जैसे उसकी आत्मा ढहने वाली है। उसे आगे बढ़ने की तो बात ही छोड़िए, जहां वह था वहीं रहने में बेहद तनाव महसूस हुआ। उसने दूर विराट की ओर देखा और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने शुरू में सोचा था कि दूसरी परीक्षा आसान होगी क्योंकि विराट इतनी आसानी से चलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जब उसने वास्तव में दूसरी परीक्षा के क्षेत्र में प्रवेश किया तो उसने महसूस किया कि चीजें उतनी सरल नहीं थीं जितनी उसने कल्पना की थी। ये 10 मील हालांकि देखने में छोटे थे, नर्क समान महसूस हुए। गौतम समझ नहीं पा रहा था कि विराट इस क्षेत्र में इतनी आसानी से कैसे चल सकता है। क्या विराट के पास इस ताकत से बचने का कोई तरीका था, या विराट की इच्छा शक्ति लचीलेपन के अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई थी? यदि यह पूर्व था तो यह समझने योग्य होगा। यदि यह बाद वाला था तो गौतम को इसे स्वीकार करना मुश्किल लगा। यह बूढ़ा राक्षस जो दसियों हजारों साल तक जीवित रहा था, वास्तव में मानसिक रूप से उस युवक से कम सक्षम था जो 100 साल का भी नहीं था। वे सभी लंबे साल बर्बाद हो गए थे। गौतम की उपस्थिति देखकर सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने ठंडी सांस ली और हाथ के इशारे से उसे एक तरफ फेंक दिया। इतने सालों तक जीवित रहने के बाद उसकी इच्छा शक्ति इतनी नाजुक थी, वह पूरी तरह से निराशाजनक था। कोई आश्चर्य नहीं कि हजारों वर्षों की साधना ने उसे केवल अर्धमहान क्षेत्र तक पहुंचाया था। सफेद बालों वाला बुजुर्ग गौतम के प्रदर्शन से पूरी तरह तिरस्कारपूर्ण था। हालांकि इस परीक्षण के बाद उसने यह भी महसूस किया कि विरासत महल का मूल्यांकन विफल नहीं हुआ था।
हरे वस्त्र पहने युवक ने इतनी आसानी से पास कर लिया, वास्तव में अपनी अद्वितीय अटूट इच्छा शक्ति पर भरोसा करते हुए। विराट की आध्यात्मिक आभा से वह महसूस कर सकता था कि हरे वस्त्र पहने यह युवक अभी 100 साल का भी नहीं था। यह अकल्पनीय था कि एक मार्शल आर्टिस्ट जो 100 साल का भी नहीं था, इतनी मजबूत इच्छा शक्ति रख सकता था। अद्वितीय समझ और अटूट इच्छा शक्ति दोनों के साथ समय आने पर वह दूसरा सूर्य तलवार स्वामी बन सकता है। नहीं, शायद उसकी भविष्य की उपलब्धियां सूर्य तलवार स्वामी से भी आगे निकल जाएंगी। आखिरकार पूर्व सूर्य तलवार स्वामी भी इतना राक्षसी स्तर हासिल नहीं कर सका था। यह सोचकर विराट के प्रति सफेद बालों वाले बुजुर्ग की नजर ने आशा का संकेत दिया। शायद यह युवक वास्तव में सूर्य संप्रदाय की विरासत को आगे ले जा सकता है। विराट 10 मील चला और केवल जब उसने पत्थर के खंभों की दूसरी पंक्ति को पार किया तो वह गहरी और शक्तिशाली ताकत गायब हो गई जो उसके पैरों के तलवों से प्रवेश कर चुकी थी। भयानक फाड़ने वाली सनसनी जिसने उसके शरीर और आत्मा को जकड़ लिया था, वह भी पूरी तरह से गायब हो गई। विराट ने धीरे से सांस छोड़ी और अपने माथे से पसीना पोंछा। इन 10 मीलों को तय करना वास्तव में कठिन था। इसमें उसे एक पूरी अगरबत्ती का समय लगा था। उसने सोचा था कि वह लंबे समय से दर्द सहने का आदी हो गया है। आखिरकार लगभग हर बार जब उसने पिछले वर्षों में प्राचीन महाद्वीप में प्रवेश किया तो अंततः महाद्वीप के स्वर्ग और पृथ्वी के भारी दबाव से कुचल दिया गया। शुरू में शारीरिक विनाश का दर्द कुछ असहनीय था, लेकिन शारीरिक पुनर्जन्म के अनगिनत चक्रों के बाद वह लंबे समय से इसका आदी हो गया था। उसकी इच्छा शक्ति भी इन परीक्षणों के माध्यम से एक अडिग स्टील में बदल गई थी। फिर भी ऐसा होने के बावजूद वह अभी चलते समय उस ताकत से प्रभावित हुआ था जिससे उसे केवल 10 मील की दूरी तय करने में एक पूरी अगरबत्ती का समय लग गया। ऐसा लगता है कि मेरी इच्छा शक्ति अभी भी पर्याप्त, अगर तुम्हारी इच्छा शक्ति भी पर्याप्त मजबूत नहीं है तो सूर्य संप्रदाय के इतिहास में अनगिनत शक्तिशाली आंकड़ों के बारे में क्या? शानदार सूर्य तलवार स्वामी, तुम्हारी नजरों में क्या वह भी कमजोर इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति है? दूसरी परीक्षा पास करने के बाद विराट आगे बढ़ता रहा, पत्थर के खंभों की दूसरी पंक्ति के बीच पानी के पर्दे की बाधा से गुजरते हुए। दूसरी पंक्ति में 2 खंभों के बीच की बाधा ने उसके लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं की। इस पानी के पर्दे जैसी बाधा से गुजरने के बाद विराट की दृष्टि धुंधली हो गई और उसके सामने एक अत्यंत कामुक दृश्य दिखाई दिया। उसका परिवेश पूरी तरह से बदल गया था। वह अब एक अविश्वसनीय रूप से आकर्षक महल में था। एक गुलाबी धुंध महल में भर गई और इसके भीतर कई बेहद खूबसूरत महिलाएं अठखेलियां कर रही थीं। इन महिलाओं ने सिकाड़ा के पंखों जैसे पतले कपड़े पहने थे। इन कपड़ों ने कोई वास्तविक सुरक्षा नहीं दी, केवल उनके अनूठे आकर्षण को बढ़ाया। विराट के प्रकट होने के बाद सुंदर महिलाएं उसके करीब आ गईं। युवा कुंवर, आओ, शयन कक्ष गर्म है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं युवा कुंवर? बसंती रात छोटी है, मैं बस आपकी कोमलता का इंतजार कर रही हूं। मुलायम मीठे शब्द विराट के कानों में गूंज रहे थे, लगभग उसे मोहित कर रहे थे। इस अविश्वसनीय रूप से आकर्षक दृश्य को देखकर विराट ने अपना सिर हिलाया। एक भ्रम? विराट बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं बना। उसकी आंखें साफ रहीं। उसने आकर्षक रूप से सुंदर महिलाओं पर नजर डाली। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। दिलचस्प! यह भ्रमित करने वाला व्यूह वास्तव में परिष्कृत था। भले ही वह जानता था कि यह व्यूह द्वारा बनाया गया एक भ्रम था, फिर भी उसके सामने के दृश्य में एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत आकर्षण था। यदि यह कमजोर इच्छा शक्ति वाला कोई कामुक व्यक्ति होता तो वे आसानी से इसके लिए गिर जाते और हार मान लेते। लेकिन विराट कौन था? वह केवल एक भ्रम से कैसे मूर्ख बन सकता था? भले ही यह दृश्य वास्तविक होता तो एकमात्र भ्रम की तो बात ही छोड़ दें, विराट के संकल्प को हिलाना मुश्किल होता। यहां तक कि नलिनी जैसी एक आश्चर्यजनक सुंदरता जो एक राष्ट्र को मोहित करने में सक्षम थी, जब उसने खुद को उसे पेश किया तो वह प्रलोभन का विरोध कर सकता था। तो फिर ये महिलाएं जो भ्रम से बनी थीं,
उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती होंगी। विराट ने उन पर नजर डाली और फिर उन्हें नजरअंदाज करते हुए सीधे आगे बढ़ गया। उसने भ्रमों के माध्यम से देखने के लिए अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करने की भी जहमत नहीं उठाई। इस तरह की परीक्षा उसके लिए पूरी तरह से महत्वहीन थी। उसने दूसरी की तुलना में तीसरी परीक्षा बहुत तेजी से पास की। दूसरी परीक्षा में उसे एक अगरबत्ती जलने का समय लगा था, लेकिन तीसरी परीक्षा में 1 कप चाय बनाने में लगने वाले समय से भी कम समय लगा और वह पहले से ही पत्थर के खंभों की तीसरी पंक्ति तक पहुंच गया था। खंभों की तीसरी पंक्ति के बीच बने प्रतिबंधों से गुजरने के बाद विराट ने चौथी परीक्षा में प्रवेश किया। जैसे ही उसने इस क्षेत्र में कदम रखा, एक सुनहरे कवच वाली कठपुतली उसके सामने दिखाई दी। यह सुनहरे कवच वाली युआन क्यूई कठपुतली भी साधना के मामले में स्वर्ग पूज्य रैंक के शुरुआती चरण में थी, लेकिन इसकी युद्ध शक्ति स्वर्ग पूज्य रैंक के शुरुआती चरण के ऊपरी ग्रेड सम्राट रैंक तक पहुंच गई थी। स्पष्ट रूप से यह चौथा परीक्षण एक योद्धा की युद्ध शक्ति का परीक्षण था। प्रकट होने वाली पहली कठपुतली ऊपरी ग्रेड सम्राट रैंक युद्ध शक्ति के साथ उसी स्तर की थी। इस चौथे परीक्षण के लिए युद्ध शक्ति परीक्षण काफी उच्च था। बेशक ऊपरी ग्रेड सम्राट रैंक युद्ध शक्ति दूसरों के लिए काफी मांग वाली मानी जा सकती है, लेकिन विराट के लिए ऐसी युद्ध शक्ति पूरी तरह से महत्वहीन थी। विराट ने लापरवाही से अपनी हथेली से प्रहार किया, आसानी से शुरुआती चरण में ऊपरी ग्रेड सम्राट रैंक सुनहरे कवच वाली युआन क्यूई कठपुतली को चकनाचूर कर दिया। विरासत महल से पहले के 4 परीक्षणों में से पहले परीक्षण को छोड़कर, जिसमें विराट को अपेक्षाकृत लंबा समय लगा, बाद के 3 परीक्षणों को अजेय आसानी से पास कर लिया गया। सभी 4 परीक्षण पास करने के बाद विराट विरासत महल के प्रवेश द्वार पर गया, दरवाजा खोला और अंदर चला गया। यह देखकर सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने खुद से बुदबुदाया, एक और पियरलेस, बेजोड़ प्रतिभा। क्या बेजोड़ प्रतिभा है! प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई भी इस हरे वस्त्र पहने युवक की तरह विरासत महल के सामने के 4 परीक्षणों को इतनी आसानी से पास करने में सक्षम नहीं हुआ है। यहां तक कि बीते जमाने का सूर्य तलवार स्वामी भी इसे हासिल नहीं कर सका। विरासत महल से पहले के 4 परीक्षण एक योद्धा के सभी पहलुओं को लक्षित करते हैं: समझ, इच्छा शक्ति और युद्ध शक्ति। विराट इन सभी पहलुओं में लगभग दोषरहित है। ऐसा व्यक्ति, जब तक वह मर नहीं जाता, एक शक्तिशाली और विशाल व्यक्ति के रूप में विकसित होना लगभग निश्चित है, और वह पौराणिक दिव्य विकास लोक को भी तोड़ सकता है। दिव्य विकास लोक एक पौराणिक दायरा है। पूरे नवधारा महाद्वीप में कोई भी इसे तोड़ने में सक्षम नहीं हुआ है। यहां तक कि असाधारण रूप से प्रतिभाशाली सूर्य तलवार स्वामी भी अंतिम चरण में फंस गया था। केवल अर्ध दिव्य विकास लोक तक पहुंचा, सच्चे दिव्य विकास लोक से बस 1 कदम दूर। सूर्य तलवार स्वामी नवधारा महाद्वीप के इतिहास में दिव्य विकास लोक को तोड़ने के लिए सबसे होनहार प्रतिभा थी। सूर्य संप्रदाय के संस्थापक ने उस पर बहुत उम्मीदें लगाई थीं, यह देखने की कामना करते हुए कि वह इस पौराणिक दायरे तक पहुंचे। दुर्भाग्य से डार्क डेमन क्लैन ने हमला किया और सूर्य संप्रदाय बाद में उनके खिलाफ महान लड़ाई में नष्ट हो गया। सूर्य संप्रदाय का संस्थापक इस परिणाम को देखने के लिए जीवित नहीं रह सका। सच में उस समय हर कोई मानता था कि सूर्य तलवार स्वामी की प्रतिभा के साथ पर्याप्त समय दिए जाने पर उसके पास इस पौराणिक दायरे को तोड़ने का एक बड़ा मौका था। दुर्भाग्य से नियति ने हस्तक्षेप किया। एक विनाशकारी लड़ाई ने इस बेजोड़ प्रतिभा के पतन का नेतृत्व किया। यदि नवधारा महाद्वीप पर डार्क डेमन क्लैन के हमले में 1 या 2 सदी की देरी हुई होती, तो शायद सूर्य तलवार स्वामी के पास दिव्य विकास लोक को तोड़ने के लिए पर्याप्त समय होता, और यदि सूर्य तलवार स्वामी ने दिव्य विकास लोक को तोड़ दिया होता तो उस महान लड़ाई में सूर्य संप्रदाय नष्ट नहीं होता और नवधारा महाद्वीप डार्क डेमन क्लैन के हमले में नहीं गिरता। अंततः डार्क डेमन क्लैन की सेना के साथ एक अपमानजनक हार का सामना नहीं करता। कुंवर सचमुच अद्भुत हैं।
विराट को परीक्षा पास करते और विरासत महल में प्रवेश करते देख चंपा खुशी से झूम उठी। उसकी खूबसूरत आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। नलिनी ने विरासत महल के अंदर विराट की ओर देखा। उसे थोड़ी जलन महसूस हुई। इस बदमाश ने पहले ही परीक्षा पास कर ली थी, वह बहुत पीछे नहीं रह सकती थी। बाकी सब कुछ नजरअंदाज करते हुए नलिनी पत्थर के टैबलेट के सामने पालथी मारकर बैठ गई। सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक की अपनी साधना जारी रखी। दीक्षा, लीना और दिव्य पवन महल की अन्य शिष्याओं ने भी यही किया। अपने मानसिक बाणों को जल्दी से संघनित करने की उम्मीद में सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक की अपनी साधना तेज कर दी। वे विराट से बहुत दूर नहीं होना चाहती थीं। ऐसे बेशर्म बदमाश से पीछे रहना अविश्वसनीय रूप से निराशाजनक होगा। एक पल के लिए विरासत महल के सामने का प्लाजा एक बार फिर शांत हो गया। विराट के विरासत महल में प्रवेश करने के बाद सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी फिर से गायब हो गया। बेवकूफ बाघ, हम कहीं और घूमने क्यों नहीं चलते? यहां बहुत बोरियत है। नन्ही चिड़िया नीलिमा शार्दुल के सिर पर बैठी थी। अपने पंख से उसके प्यारे बेवकूफ सिर को थपथपा रही थी। यह विरासत महल शायद उन जैसे राक्षसी जानवरों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा, और इसके अलावा सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक एक गुप्त मानव तकनीक थी जिसे वे साध नहीं सकते थे। इसके अलावा भले ही वे कर सकते, वे परेशान नहीं होते। सच कहूं तो नन्ही चिड़िया ने सूर्य संप्रदाय के विरासत महल को नीची नजर से देखा। वहां दी गई खेती की तकनीकें अधिक से अधिक दिव्य विकास लोक स्तर पर थीं, जो उनके एज और फीनिक्स कबीले द्वारा दी गई तकनीकों से बहुत कम थीं। शार्दुल एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, नादान चिड़िया, अब इधर उधर मत भागो। हमारे नेता के यहां न होने पर अगर हम किसी खतरे का सामना करते हैं तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। हाँ, बेवकूफ बाघ, तुम बहुत डरपोक हो। हमारी वर्तमान ताकत के साथ डरने की क्या बात है? नन्ही चिड़िया ने तिरस्कारपूर्वक कहा। हालांकि चूंकि शार्दुल जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसके पास वहीं रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सूर्य संप्रदाय के मुख्य शिखर पर उड़ान विरोधी व्यूह था और वह उड़ नहीं सकती थी। अपनी सवारी के रूप में शार्दुल के बिना वह अकेले नहीं चलना चाहती थी। विराट के विरासत महल में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद लोगों का एक और समूह शिखर प्लाजा के दूसरे छोर पर दिखाई दिया। इस समूह में जबिन, यतिन और अग्नि साम्राज्य के अन्य मार्शल आर्टिस्ट शामिल थे। शिखर पर पहुंचने के बाद जबिन ने राजसी विरासत महल को देखा, फिर उसके प्रवेश द्वार के सामने खेती कर रहे दिव्य पवन महल के सदस्यों पर नजर डाली। उसका चेहरा गुस्से और अनिश्चितता के बीच बदल गया। विराट वहां नहीं था। वह छोटा जानवर कहां गया था? संदेह में जबिन ने समूह को विरासत महल के प्रवेश द्वार की ओर अग्रसर किया। 3 महीने की खोज के बाद उसने और यतिन ने अनिवार्य रूप से मुख्य शिखर के दाईं ओर के क्षेत्र को साफ कर दिया था। खजाना भवन जैसी जगहों को छोड़कर, जहां व्यूह और प्रतिबंध उनके प्रवेश करने के लिए बहुत मजबूत थे, उन्होंने हर उस जगह की तलाशी ली थी जहां वे पहुंच सकते थे। उन क्षेत्रों को साफ करने के बाद वे शिखर की ओर बढ़ गए। हालांकि जबिन के पास महापर्वत मुहर जैसा शक्तिशाली खजाना था, लेकिन व्यूह पर उसकी महारत विराट की तुलना में बहुत कम थी। जबकि कई जगहें थीं जहां वे प्रवेश नहीं कर सकते थे। यहां तक कि उन व्यूहों को तोड़ने में भी बहुत मेहनत लगी जो पहुंच की अनुमति देते थे, जिससे वे विराट और उसके समूह की तुलना में बहुत बाद में मुख्य शिखर पर पहुंचे। जबिन अग्नि साम्राज्य समूह को विरासत महल के प्रवेश द्वार तक ले गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन विराट का कोई निशान नहीं मिला। यह देखकर जबिन का दिमाग दौड़ने लगा। उसने थोड़ी देर के लिए चंपा और अन्य लोगों को घूरा। उसका चेहरा गुस्से और अनिश्चितता के बीच बदल रहा था। विराट के बिना ये दिव्य पवन महल के शिष्य, जिनके पास 9वें स्तर का स्प्रिट स्टोन जादुई हथियार भी नहीं था, शायद उसके और यतिन के लिए कोई मुकाबला न हो। सफाई के अपने महीनों के दौरान उन्होंने सूर्य संप्रदाय के मुख्य शिखर के अन्य हिस्सों में कई और खजाने खोजे थे, जिससे उनकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। हालांकि उन्हें
महापर्वत मुहर और वज्र सुरक्षा मणिका जैसे और खजाने नहीं मिले, लेकिन उन्होंने कुछ अर्धचरण वाले 9वें स्तर के स्पिरिट स्टोन जादुई खजाने खोजे थे। इसके अलावा उन्होंने औषधि भवन में बड़ी संख्या में गोलियां प्राप्त की थीं और अग्नि साम्राज्य के योद्धाओं ने उनका सेवन करने के बाद अपनी ताकत में काफी सुधार किया था। उनके पीछे चलने वाले अग्नि साम्राज्य के अधिकांश योद्धा पहले ही अर्धमहान क्षेत्र में टूट चुके थे, केवल कुछ ही अभी भी लघु महान क्षेत्र के शिखर पर थे। विभिन्न शक्तिशाली खजानों को चलाने और एक साथ हमला करने पर वे दिव्य पवन महल के लोगों को मिटाने में सक्षम हो सकते हैं। यदि वे सभी दिव्य पवन महल के शिष्यों को मार सकते हैं तो वे निस्संदेह भारी पुरस्कार प्राप्त करेंगे। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने पहले ही बड़ी संख्या में खजाने को साफ कर दिया था। इन दिव्य पवन महल के शिष्यों के पास भी बहुत सारे खजाने होने चाहिए। इस ऑन ऑपरेशन के बाद उसकी दौलत श्वानवू प्रांत में किसी से भी बहुत अधिक होगी, यहां तक कि श्वानवू प्रांत स्वामी को भी तुलना करना मुश्किल होगा। उस समय श्वानवू प्रांत के युवा स्वामी की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि श्वानवू प्रांत स्वामी का पद भी अंततः उसका होगा। यह सोचकर जबिन ने तुरंत यतिन और अग्नि साम्राज्य के अन्य योद्धाओं को अपनी आवाज प्रसारित की। हर कोई तैयार हो जाओ, मेरी आज्ञा सुनो और इन दिव्य पवन महल के शिष्यों पर हमला करने और उन्हें मिटाने के लिए सेना में शामिल हो जाओ। यह सुनकर यतिन हिचकिचाया। दिव्य पवन महल के शिष्यों को मारना कोई छोटी बात नहीं थी, खासकर तब जब दिव्य पवन महल की युवा मालकिन चंपा उनके बीच थी। अगर मामला उजागर हुआ तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। जबिन के पास उसके समर्थन के रूप में ग्रैंड एल्डर था, इसलिए शायद वह अंततः इसका सामना कर सकता था, लेकिन यतिन खुद शायद इतना अच्छा नहीं कर पाएगा। हालांकि यतिन ने फिर पुनर्विचार किया। यदि वह इन दिव्य पवन महल के शिष्यों को मिटा सकता है तो यह एक बहुत बड़ा लाभ होगा, जिसकी दौलत वह शायद जीवन भर में कभी खर्च नहीं कर पाएगा। इस मामले के खत्म होने के बाद वह बस इस दौलत को ले सकता है और बहुत दूर भाग सकता है। शक्ति सिंधु महाद्वीप विशाल और असीम था। अकेले मध्य महाद्वीप का क्षेत्र अकल्पनीय रूप से बड़ा था। उसने सोचा कि वह बस शक्ति सिंधु महाद्वीप के किसी कोने में उस सारी दौलत के साथ छिप सकता है और यहां तक कि शक्तिशाली दिव्य पवन महल भी उसे नहीं ढूंढ पाएगा। उस विचार के साथ यतिन ने अपने संकल्प को मजबूत किया और इसके लिए जाने का फैसला किया। किस्मत बहादुरों का साथ देती है। इसके अलावा अगर वह इन सभी लोगों को मिटा सकता है तो आज की घटनाएं उजागर नहीं हो सकती हैं। सब लोग खुद को तैयार करो। यतिन ने टेलीपैथिक रूप से अग्नि साम्राज्य के योद्धाओं को निर्देश दिया। अग्नि साम्राज्य के योद्धा, जो शुरू में जबिन के शब्दों को सुनकर हिचकिचा रहे थे, यतिन का आदेश सुनते ही तुरंत अपने संकल्प को मजबूत कर लिया। दौलत और संपत्ति लुभावना है और अवसरों और खजानों के लिए योद्धाओं का मौत तक लड़ना आम बात है। अग्नि साम्राज्य के मार्शल आर्टिस्टों ने तुरंत मुख्य शिखर पर अपने छापे के दौरान प्राप्त किए गए मूल्यवान खजाने निकाले। जबिन और यतिन के साथ सहयोग करने के लिए तैयार होकर दिव्य पवन महल के शिष्यों पर एक घातक हमला करने के लिए आक्रमण। जबिन ने अग्नि साम्राज्य के योद्धाओं के तैयार होने के बाद टेलीपैथिक रूप से चिल्लाया। जैसे ही चिल्लाहट गूंजी, जबिन ने सबसे पहले महापर्वत मुहर को उतारा, इसे चंपा की ओर पटक दिया। यतिन और अन्य अग्नि साम्राज्य योद्धाओं ने भी अपने शक्तिशाली हथियारों को उतारा। दिव्य पवन महल के शिष्यों पर बमबारी की। तुम बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चंपा गुस्से में दहाड़ उठी। जबिन की महापर्वत मुहर से मिलने के लिए अपना जादुई कंगन उतार दिया। नलिनी और दिव्य पवन महल के शिष्यों ने भी अग्नि साम्राज्य के योद्धाओं से लड़ने के लिए अपने शक्तिशाली हथियार उतारे। जब जबिन और यतिन दिखाई दिए तो नलिनी पहले से ही सतर्क हो गई थी। चंपा और दिव्य पवन महल के शिष्यों को जबिन और उसके समूह के किसी भी हमले के लिए तैयार रहने की याद दिला रही थी। शुरू में दिव्य पवन महल के शिष्य थोड़े लापरवाह थे, यह मानते हुए कि जबिन और उसके समूह में उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं है। आखिरकार पिछली लड़ाइयों में
जबिन और उसके समूह को उनके खिलाफ कोई फायदा नहीं मिला था और इसके बजाय भारी नुकसान उठाना पड़ा था। जब तक जबिन और उसके समूह ने अपना दिमाग नहीं खो दिया था, उन्हें उनसे फिर से परेशान नहीं होना चाहिए था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जबिन और यतिन वास्तव में उन पर हमला करने की हिम्मत करेंगे। क्रोधित होकर दिव्य पवन महल के शिष्यों ने अपने सबसे हताश हमले किए। हालांकि उन्होंने नलिनी की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन वे अभी भी कुछ हद तक तैयार थे और उन्हें किसी ने चौंकाया नहीं। बूम बूम बूम, महापर्वत मुहर और जादुई कंगन टकराए, जिससे बची हुई ऊर्जा का एक भयानक विस्फोट हुआ। यतिन ने रक्षात्मक जादुई हथियार के रूप में वज्र सुरक्षा मणिका का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने सुनहरे मोती को बुलाया और उसे प्रतिद्वंद्वी पर फेंक दिया। विराट के अनुपस्थित होने के कारण उसे प्रतिद्वंद्वी के नवनाग दिव्य अग्नि ढाल से बचाव करने की आवश्यकता नहीं थी। रक्षात्मक जादुई हथियार के रूप में वज्र सुरक्षा मणिका का उपयोग करना बेकार होगा। वज्र सुरक्षा मणिका, जबकि मुख्य रूप से रक्षात्मक है, आक्रामक रूप से उपयोग किए जाने पर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भी है। हालांकि इससे पहले कि यतिन की वज्र सुरक्षा मणिका अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला कर पाती, नलिनी के हाथ में अचानक एक अग्नि ढाल दिखाई दी। उसकी कलाई के एक झटके के साथ 9 विशाल अग्नि ड्रैगन अग्नि ढाल से बाहर निकले और उनकी ओर झपटे। यह देखकर जबिन, जो चंपा से लड़ रहा था, और यतिन, जिसने अभी अभी वज्र सुरक्षा मणिका उतारी थी, दोनों तुरंत हैरान रह गए। ये कैसे हो सकता है? विराट यहां नहीं था। उनके पास अभी भी नवनाग दिव्य अग्निढाल कैसे हो सकती थी? विराट ने इतनी आसानी से किसी और को इतना शक्तिशाली खजाना सौंप दिया। क्या उसे डर नहीं था कि नवनाग दिव्य अग्निढाल उनके हाथों में पड़ जाएगी और वे इसके मूल्य से लुभाए जाएंगे और उसे मार डालेंगे? जब जबिन ने नलिनी के हाथ में नवनाग दिव्य अग्निढाल से 9 विशाल अग्नि ड्रैगन को उड़ते हुए देखा, तो उसका दिल डूब गया। उसने केवल दूसरे पक्ष पर हमला किया क्योंकि उसने मान लिया था कि दिव्य पवन महल समूह ने 9वें स्तर का स्प्रिट स्टोन जादुई हथियार नवनाग दिव्य अग्निढाल खो दिया था। अगर उसे पता होता कि नवनाग दिव्य अग्निढाल अभी भी दूसरे पक्ष के हाथों में है, तो वह ऐसा कभी नहीं करता। आखिरकार उसे विराट का नहीं, बल्कि विराट के कब्जे में नवनाग दिव्य अग्निढाल का डर था। जब यतिन ने 9 अग्नि ड्रैगन को अपनी ओर उड़ते हुए देखा, तो उसने जल्दी और बेसब्री से वज्र सुरक्षा मणिका को पुनः प्राप्त किया, पागलपन से खुद को और जबिन को कवर किया। हालांकि घटना बहुत अचानक हुई और वह इस बार पूरी तरह से ऑफ गार्ड पकड़ा गया। 9 अग्नि ड्रैगन बहुत तेजी से आए और अपनी जल्दबाजी में यतिन के पास केवल खुद को, जबिन को और अग्नि साम्राज्य के आधे योद्धाओं को वज्र सुरक्षा मणिका के साथ कवर करने का समय था। अग्नि साम्राज्य के आधे अन्य योद्धा वज्र सुरक्षा मणिका द्वारा संरक्षित नहीं थे और 9 अग्नि ड्रैगन के हमले के लिए पूरी तरह से खुले थे। आहा! अग्नि साम्राज्य के योद्धाओं से चीखों की एक श्रृंखला भड़क उठी। 9 अग्नि ड्रैगन की भयानक लपटों के नीचे अग्नि साम्राज्य के योद्धा जलन का सामना करने में पूरी तरह असमर्थ थे, जो तुरंत नरक में राख में बदल गए। हमलों की एक लहर में अग्नि साम्राज्य के आधे योद्धा मिटा दिए गए। यह देखकर जबिन का चेहरा अविश्वसनीय रूप से गंभीर हो गया। उन्होंने गलत गणना की थी। इस बार उन्हें वास्तव में दोहरा नुकसान उठाना पड़ा। क्या वह छोटा जानवर वहां नहीं था? क्या यह उसके द्वारा जानबूझकर बिछाया गया जाल था? उनके इसमें गिरने का इंतजार कर रहा था और फिर उनकी लापरवाही का फायदा उठाते हुए उन्हें एक ही बार में मिटा दिया। जैसे ही दोनों पक्ष भयंकर युद्ध में फंस गए, अचानक एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग दिखाई दिया, जिसने हथेली के प्रहार से जबिन और अन्य लोगों पर हमला किया। तुम हरामजादों, विरासत महल के सामने हमला करने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। बूम! जैसे ही सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने अपनी हथेली से नीचे मारा, यतिन की वज्र सुरक्षा मणिका की रक्षा तुरंत चकनाचूर हो गई।
जबिन, यतिन और अग्नि साम्राज्य के जीवित योद्धा इस हथेली के प्रहार से दूर बह गए, दूर जमीन पर गिर गए। फफ्ट! जबिन जमीन पर गिर पड़ा, मुंह से खून ठूक दिया। वरिष्ठ, मेरी जान बख्श दो। जबिन बेहद हैरान था और जल्दी से दया की भीख मांगी। इस सफेद बालों वाले बुजुर्ग की ताकत वास्तव में भयानक थी। उसने वास्तव में एक ही हथेली के प्रहार से वज्र सुरक्षा मणिका की रक्षा को चकनाचूर कर दिया था और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस सफेद बालों वाले बुजुर्ग के पास निश्चित रूप से आरोहण लोक की ताकत थी। इस कनिष्ठ को पहले से नहीं पता था कि यह विरासत महल था और न ही वह विरासत महल के नियमों को जानता था। कृपया इस कनिष्ठ को इस बार माफ कर दें, वरिष्ठ। यह कनिष्ठ फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। जबिन जमीन पर घुटने टेक कर बार बार दया की भीख मांग रहा था। ऐसे सर्वोच्च विशेषज्ञ के सामने वह प्रतिरोध का रत्ती भर भी विचार नहीं जुटा सका। अगर तुमने फिर से ऐसा करने की हिम्मत की तो तुम सब मर जाओगे। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने उन पर नजर डाली। उनका चेहरा ठंडा था क्योंकि उन्होंने भारी रूप से सूंघा। फिर उनकी नजर महापर्वत मुहर, वज्र सुरक्षा मणिका, जादुई कंगन और नवनाग दिव्य अग्नि ढाल पर पड़ी। उनकी भौं थोड़ी सिकुड़ गई। सूर्य संप्रदाय के 4 महान खजाने सभी उनके हाथों में पड़ गए थे। इन मार्शल आर्टिस्टों ने वास्तव में सूर्य संप्रदाय से काफी पुरस्कार प्राप्त किए थे। जबिन और अन्य लोगों को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई जब उन्होंने देखा कि सफेद बालों वाले बुजुर्ग की नजर 4 खजानों पर पड़ी। क्या यह सफेद बालों वाला बुजुर्ग उनके सारे खजाने वापस ले लेगा? अगर ऐसा हुआ तो उनका नुकसान बहुत बड़ा होगा। जबिन पछतावे से भर गया था। अगर उसे पता होता कि विरासत महल में ऐसा भयानक अस्तित्व मौजूद है तो वह यहां दिव्य पवन महल के शिष्यों पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता, भले ही उसके पास 100 जिंदगियां होतीं। इस बार उन्हें वास्तव में दोहरा नुकसान उठाना पड़ा। सबसे पहले उनके आधे आदमी नवनाग दिव्य अग्निढाल द्वारा मिटा दिए गए और फिर वे सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी की हथेली के प्रहार से गंभीर रूप से घायल हो गए। यदि सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी इन खजानों को वापस ले लेता तो वे वास्तव में बहुत बड़े नुकसान में होते। सौभाग्य से सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने केवल उनके हाथों में मौजूद खजानों पर नजर डाली और कोई और कदम नहीं उठाया। उसने बस धीरे से नाक सिकोड़ी और उसकी आकृति एक बार फिर गायब हो गई।